आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय शक्तियों के एकत्रीकरण और फिर ब्रिटिश साम्राज्य में उनके विलय का गहराई से अध्ययन करेंगे। एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में मेरा मानना है कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखें रटने का नाम नहीं है। ये समझने की कला है कि साम्राज्य असल में कैसे बनते हैं और कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। आज का हमारा अकेडमिक फोकस पंजाब और मैसूर के संप्रभुओं पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा। हम कुल 6 मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला है सिख साम्राज्य का उदय, दूसरा पंजाब का पतन, इसके बाद हम दक्षिण की ओर रुख करेंगे और तीसरा बिंदु होगा मैसूर का प्रतिरोध और नवाचार, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, पांचवां एक बहुत ही रोचक माइक्रोस्टेट सरधना की विरासत और अंत में कुछ अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष। यह पूरा क्रम हमें इन शक्तियों के उत्थान और पतन को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, सिख साम्राज्य का उदय और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सत्ता का एकत्रीकरण। 18वीं सदी के अंत में सुकरचक्किया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह का रणनीतिक दिमाग वाकई कमाल का था। उनके साम्राज्य का विस्तार कितनी तेजी से हुआ, जरा इसे देखिए। 1799 में लाहौर पर कब्जा, 1802 में अमृतसर, फिर 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक किस्सा है। 1798 में जब अफगान शासक जमान शाह पंजाब से लौट रहा था तो उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने उन तोपों को निकलवाकर सुरक्षित वापस भिजवा दिया। इस बात से खुश होकर जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। क्या बेहतरीन कूटनीति थी, है ना? इस विस्तार के बाद का परिदृश्य और भी दिलचस्प हो जाता है। रणजीत सिंह ने अफगानों से लाहौर हासिल करके उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। 1802 में उन्होंने भंगी मिसल से अमृतसर को भी ले लिया, जो कि धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही महत्वपूर्ण केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके उन्होंने अपनी सत्ता को पूरी तरह से अचूक और मजबूत बना लिया। ये उनकी बेहद कुशल प्रशासनिक सोच थी। उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण को गहराई से समझने के लिए उनका ये प्रसिद्ध कथन एकदम सटीक है। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है क्लास, ये उनकी धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक दृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वे एक बेहद न्यायप्रिय शासक थे और उनकी इसी साख के चलते ही तो अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अब आते हैं खंड 2 पर, पंजाब का पतन, गुटिया अराजकता और विलय। यह देखना हमेशा शिक्षाप्रद होता है कि एक दूरदर्शी नेता के जाने के बाद चीजें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं। 1839 में रणजीत सिंह के निधन के बाद पतन के कई स्पष्ट कारण सामने आए। उनके पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर तो बैठे, लेकिन उन्हें अफीम की भारी लत थी। दरबार के अंदर संधावालिया सरदारों और डोगरा बंधुओं के बीच भयानक गुटिया प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। इसी अराजकता का फायदा उठाकर अंग्रेज सक्रिय हुए। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया चिलियांवाला का युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहे थे और सिख सेना का शेर सिंह। ये भयंकर युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन इसने पंजाब की अस्थिरता को चरम पर पहुंचा दिया। और इस पूरे बवाल का अंत वही हुआ जो तत्कालीन राजनीतिक माहौल में अपेक्षित था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने अंततः पंजाब का विलय कर लिया। ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक 3 सदस्यीय बोर्ड बना दिया गया, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मानसेल शामिल थे। और अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह को उनकी गद्दी से हटाकर पेंशन देकर निर्वासित कर दिया गया। एक बेहद शक्तिशाली युग का ऐसा अंत हुआ। चलिए अब अपने अकादमिक फोकस को उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट करते हैं। खंड 3, मैसूर का प्रतिरोध और नवाचार, हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतिहास के विद्यार्थियों को हमेशा हैरान करती है। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनका फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से जुड़ाव। वे बाकायदा फ्रेंच जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। उन्होंने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस तक अपने दूतामंडल भेजे। उस दौर के किसी भी क्षेत्रीय शासक के लिए आधुनिक दूतावासों की ये सोच सच में बहुत ही प्रगतिशील थी। खंड 4, आंग्ल मैसूर युद्ध।
अब ये तो जाहिर है कि मैसूर की इस आक्रामकता और आधुनिकता का ब्रिटिश सेना के साथ भारी सैन्य टकराव होना ही था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन 4 दशकों के संघर्ष को जल्दी से समझते हैं। पहला युद्ध 1767 से 1769 तक चला। मद्रास की संधि हुई और हैदर अली विजयी रहे। दूसरे युद्ध में हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन किया, लेकिन 1782 में उनका निधन हो गया। टीपू ने युद्ध जारी रखा, जो मंगलौर की संधि पर खत्म हुआ। फिर आया तीसरा युद्ध, जहां कॉर्नवालिस का सामना टीपू से हुआ, और यह 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये पूरा दौर कूटनीतिक गठबंधनों के लगातार बदलने का एक क्लासिक उदाहरण है। और फिर आया निर्णायक साल 1799 का चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिटिश कमांडर आर्थर वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने जीत हासिल की। एक निष्पक्ष रोचक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, इस जीत से खुश होकर आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। इस हार के भू राजनीतिक परिणाम बहुत भारी थे। टीपू के पूरे परिवार को वेलोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से पुरानी वाडिया रियासत के एक छोटे बालक कृष्णराज को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठा दिया और कनारा, कोयंबटूर और श्रीरंगपट्टनम जैसे अहम इलाकों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह दक्षिण का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। तो क्लास, यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, जो बाकी क्षेत्रीय संप्रभुता के छोटे-मोटे अवशेष बचे थे, उनका क्या हुआ? चलिए इसका एक बहुत ही अनोखा ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। इसी का जवाब है हमारा खंड 5, सरधना की विरासत। एक सूक्ष्म राज्य यानी माइक्रो स्टेट का अस्तित्व। जब बड़े-बड़े साम्राज्य ढह रहे थे, तब मेरठ के पास एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक हस्ती उभरती हैं, बेगम समरू। इनका शासनकाल 1750 से 1836 के आसपास रहा। उनके पति वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे एक यूरोपीय भाड़े के सैनिक थे। जब्ता खान के विद्रोह के दौरान उनकी सैन्य सेवाओं के लिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने उन्हें सरधना की जागीर दी थी। पति के मौत के बाद बेगम समरू ने जिस चालाकी और कूटनीतिक कुशलता से इस उथल-पुथल भरे दौर को पार किया, वो काबिले तारीफ है। मेरठ के पास जो मशहूर और शानदार सरधना चर्च है, वो भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। खंड 6, अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष। आज हमने जिन संप्रभुओं की बात की है, उनकी अंतिम नियति हमें इतिहास के बहुत गहरे सबक सिखाती है। जरा इस कठोर विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हैं टीपू सुल्तान, जो 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए हाथ में तलवार लिए युद्ध के मैदान में मारे गए, और दूसरी तरफ हैं विशाल सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, पूरे यूरोप की यात्राएं की। इंग्लैंड में उनका अंतिम संस्कार हुआ और 1893 में पेरिस में एक पेंशन भोगी के रूप में उनका निधन हुआ। उपनिवेशवाद ने क्षेत्रीय शासकों के जीवन को कितने अलग-अलग और हैरान करने वाले तरीकों से बदल दिया, ये उसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है। क्लास को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूं। इन क्षेत्रीय शक्तियों के पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को स्थायी रूप से कैसे नया आकार दिया? ये सिर्फ कुछ राज्यों के हारने की कहानी नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत की जटिल प्रक्रिया है। इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में इस पर विचार जरूर कीजिएगा और आगे खुद इसका अध्ययन कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।